यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी और वो बुक पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बता दूं, आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूँ जिनके ऑल इंडिया रैंक 10 आ जाती है इंटरमीडिएट में, और उसके बाद वो बंदा रीवैल्यूएशन करवाता है और उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 5th आ जाती है। जिन्होंने मिड साइज फर्म में अपनी आर्टिकलशिप ज्वाइन ये सोच के की थी कि चलिए सीए बनने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज कुछ और ही कर रहे हैं। सो वेलकम कुशल। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। आई एम ग्लैड दैट आपको पता है कि मैं इंटरमीडिएट में मैंने रिवैल पे डाला था एंड मैंने मिड साइज फॉर्म से आर्टिकलशिप की थी। यस, और मेरे को ये पता चला ये वाली बुक पढ़ के। और बुक जो है दैट इज द एसिंग सीए, बहुत बढ़िया बुक है और मैंने 1 गो में कुशल कंप्लीट कर ली। क्या बात है। और बहुत अच्छा लगता है ना यार, जब अपने को स्टूडेंट रह चुके और वो लोग इतना आगे जाते हैं और इतना अच्छा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस बुक से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा जो इनको पता चले। तो पहली चीज़ तो ये है कि लाइफ में आपने बोला है कि सीए बनने के लिए कुछ 3 स्टैंडर्ड रूल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए। एक है कंसिस्टेंसी, एक है आप में पेशेंस होना चाहिए। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए इन स्टूडेंट्स को कि ये क्या करें, क्योंकि ये थंब रूल है और मेरे को भी ये लगता है यही थंब रूल है जिससे आप सीए बन सकते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आई थिंक यू पुट आउट वेरी वेल। सो सबसे पहला होता है कंसिस्टेंसी, जो मुझे लगता है कि ना ही सीए करिकुलम में बट आपको लाइफ में कुछ भी करना हो तो कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स आल्सो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बीच में मैंने जैसे यूट्यूब चैनल शुरू किया और बीच में एंगेजमेंट बहुत कम हो जाता है, जहाँ पे व्यूज कम हो जाते हैं, जहाँ पे बहुत मतलब ट्रैक्शन कम हो जाता है, एक ऐसा फेज आता है कोई भी क्रिएटर के लाइफ में, तो यू स्टिल हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू डोंट हैव टू फील कि अरे यार अभी तो बहुत खराब हो रहा है, बहुत एकदम गंदा हो रहा है तो मैं अभी क्विट कर लेता हूँ। सो कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच इज डेफिनेटली a need if you want to clear your exams. Even if you're failing or even if you're not able to get exemptions in certain subjects, that's absolutely all right. But अगर आप mistakes को repeat नहीं करोगे और उससे learn करके वो उससे learn करके आप improve करोगे, then I think you'll be able to clear the exam. That's one. Exactly. Second is patience. Patience, I think even as you would know, right? आप भी मतलब I am sure 10-10, 12-12 घंटे उससे ज़्यादा भी पढ़ते होगे CA finals के टाइम। तो मैं भी जब 12-12 घंटे पढ़ाई करता था तो मुझे ऐसे realize हुआ कि आपका जो patience level होता है mind का, वो बहुत increase हो जाता है। For a CA student to study 12 hours is not an easy job at all. Exactly. And अगर आप 12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो 4 महीने के लिए, आपका पेशेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाएगा एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको पेशेंट होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव दोस फ्रूट्स ऑफ क्लियरिंग द सीए एग्जाम। सो आई थिंक पेशेंस इज अ मस्ट इफ यू वांट टू क्लियर द सीए एग्जामिनेशन। एंड पेशेंस अगेन इन द जनरल लाइफ ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको सक्सेस तुरंत नहीं मिलने वाली है। लाइक आई थिंक अर्ली सक्सेस कैन ऑल्सो बिकम टॉक्सिक एट टाइम बिकॉज मेरे को कभी कभी क्या लगता है, किसी को अगर अर्ली सक्सेस मिल गई, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे अर्ली सक्सेस मिल गई एंड ये तो अभी चढ़ गया एंड यू नो लाइक ही कैन फॉल डाउन ऑल्सो। बट माई पॉइंट इज कि अर्ली सक्सेस can be toxic at times when you have ego issues at that point in time. So never ever have that ego and वो सक्सेस को दिमाग में मत जाने देना। Take it to your heart, जो मैंने बुक में भी मतलब TN मनोहरन सर ने एडवाइस दी है। Take it to your heart, celebrate it like a 1-year-old kid who's given an ice cream and just move on. और अगर आप फेल होते हो तो फेलियर को हार्ट पे मत लेके जाओ बिकॉज आप रोते रहोगे। टेक इट टू योर माइंड, एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग एंड देन डोंट रिपीट दैट मिस्टेक. So this is one piece of advice which I always cherish, which is given by my mentor. And the third trait which I have written in the book is about dedication. Like dedication के बिना कुछ नहीं होने वाला लाइफ में. You need to stay dedicated to your goal. आपको समझना है कि ओके आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैं सीए बन के ही दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो इट्स लाइक कि कुछ भी हो जाए लाइफ में आपको एंश्योर करना है कि आपका वो डिग्री हासिल हो ही जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर सर्कमस्टांसेस आर कमिंग इन योर लाइफ. सबके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं, बट द वे टू फिगर आउट हाउ टू सॉल्व दोस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स एंड देन क्लियर द सीए एग्जाम, that is something which is cherishable. True. कुशल, क्या होता है ना, बहुत बार अपने को लगता है कि नहीं यार आफ्टर 5 years ये चीज़ें होने वाली है, 10 years के बाद ये चीज़ें होने वाली है, जैसे लोग सोचते हैं, और अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो बड़े ऐसे हो जाते हैं कि यार ये ऐसा नहीं हुआ. बट मुझे ये लगता है कि जस्ट एन्जॉय योर प्रोसेस. मैं MSD को बहुत ज़्यादा मेरे लिए सबसे फेवरेट बोलेंगे क्रिकेटर में तो महेंद्र सिंह धोनी है. जब उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने बोला कि लोग क्या करते हैं ना कि रिजल्ट चाहिए बट जो प्रोसेस आज कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं देते. तो प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप होती है. जैसे आपने बुक में लिखा कि आप जब इंटरमीडिएट में आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि हम तो नासिक में जाके प्रैक्टिस करेंगे, और आज आप कर रहे हो वो टोटली डिफरेंट है. तो कैसे चीज़ें हुई आर्टिकलशिप वाली जो चीज़ें हैं, और जब उस टाइम पे आपका क्या थॉट था और आज क्या थॉट है? राइट.
नो एक्चुअली दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आर्टिकलशिप के टाइम मैंने मेन रीजन मिड साइज फर्म में ज्वाइन किया बिकॉज मुझे प्रैक्टिस करना था या तो मुझे कुछ ऐसे सीए फर्म में ट्रेडिशनल चीजें कुछ करनी थी. सो दैट वाज द मेन रीजन. मतलब फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में रैंक था तो आई कुड हैव गॉटन इन बिग फोर ऑल्सो इन लाइक केपीएमजी, डेलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, बट मैंने मिड साइज फर्म चूज किया. बट एक पॉइंट इधर मैं ये कहना चाहूंगा कि आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ओके टू नॉट हैव फुल क्लैरिटी इन योर लाइफ एट एनी इंस्टेंस. मतलब जैसे आर्टिकलशिप के टाइम मुझे क्लैरिटी नहीं था कि मुझे क्या करना है, राइट? मुझे ऐसा था कि चलो मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ. मैं जीएसटी में काम किया, मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग में काम किया, फिर मैंने वैल्यूएशंस में काम किया, फिर मैंने इनकम टैक्स असेसमेंट में काम किया, लिटिगेशन में काम किया. कुछ नहीं पसंद आया मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट कर लिया अभी, तो जो पसंद आएगा वापस मतलब कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे. तो अगर क्लैरिटी नहीं है ना आपके लाइफ में, आई थिंक यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एंड मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो लोग बोलते कि यार इसको तो स्टार्टिंग से क्लैरिटी था ही. मतलब व्हाट आई फील इज वंस यू अचीव सक्सेस, क्लैरिटी विल कम टू यू रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब सीए के टर्म्स में, राइट? तो मेरे हिसाब से तो यही था कि सीए मतलब आर्टिकलशिप के टाइम मुझे लगता था कि प्रैक्टिस करना है, बट धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता गया, ग्रोथ होती गई, तो पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है यार. सीए की प्रैक्टिस से भी मतलब बहुत अलग अलग चीजें जो की जा सकती है. धीरे धीरे सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ता गया और कंटेंट क्रिएशन वाज समथिंग जो बहुत पैशनेटली मैं करता गया. यूट्यूब पे वीडियोस बनाते गया, लिंक्डइन पे शेयर करते गया नॉलेज एंड ऑल, एंड इंस्टाग्राम पे रील्स मतलब जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है इनसाइटफुल वो बनाते गया. एंड टुडे आई फील दैट आई थिंक ये जो एजुकेशन का इंडस्ट्री और एजुकेशन का बिजनेस जो है, आई थिंक आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस. मे बी यू नो लाइक गिविंग बैक टू द फ्रेटर्निटी इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द राइट नॉलेज विद द राइट स्किल्स फ्रॉम द राइट पर्सन, एंड दैट इज वेयर आई फाउंड माई कॉलिंग, टू बी ऑनेस्ट. तो ये आपको धीरे धीरे पता चलेगी अगर आप एक्सप्लोर करोगे अलग अलग चीजें. आपको फर्स्ट इसमें ही नहीं पता चलेगा कि ओके आपने ऑडिट कर दिया, अभी आपको लाइफ टाइम ऑडिट ही करना है. अगर आप बाकी चीजें एक्सप्लोर नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा. सो दैट वाज द एंटायर जर्नी फॉर मी. एग्जैक्टली. और बुक में मुझे पता चला कि कुशल ने मुंबई जब आया तो आरवीजी हॉस्टल में रहा. कुशल का तो सपना था कोई फ्लैट ले और फ्लैट में अकेला रहे. अब क्यों था वो मैं नहीं बताऊंगा, वो कुशल बताएगा करके, ठीक है? बट कुशल जब आरवीजी जैसी हॉस्टल में रहते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो स्टडीड इन वसई हॉस्टल, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं साथ में जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, अपने को लगता है नहीं यार अपने को उसके जैसा बनना है. तो हाउ हॉस्टल चेंज योर लाइफ? It is like one of the best experiences I've had in my life. Like those 3 years of staying in a hostel has completely changed my entire personality. मतलब मैं अगर पहले बहुत shy kid था, introvert था, तो हॉस्टल जाने के बाद मुझे realize हुआ कि यार मैं बहुत extrovert हो गया, and I am able to organize a lot of events, I am able to take a part in lot of extracurricular activities. I'll tell you few examples also. जैसे आरबीजी हॉस्टल में एक एनुअल फेस्टिवल होता है आगाज करके, वहाँ पर मतलब 800 लोग आते पूरे हॉस्टल के, हमारे टाइम वो आते थे. एंड देन देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स व्हिच आर टॉट यू. फॉर एग्जांपल वी यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ फैकल्टीज, वी यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ पीपल टू आस्क स्पॉन्सरशिप. वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं. देन वी आर लेट्स से ऑर्गेनाइजिंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स, वी हैव टू होस्ट दैट इवेंट, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं. देन आफ्टर दैट यू हैव टू एंश्योर कि सब लोग टाइम पे आ रहे, सबको बुलाना. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉल पीपल एंड अट्रैक्ट, लाइक सबका टाइम जा रहा है, राइट? यू लर्न हाउ टू सेल, मतलब हाउ टू मार्केट दैट इवेंट. मतलब ये जो चीजें ये आपको एकेडमिक्स में नहीं सिखाई जाती कहाँ पे भी. सीए के करिकुलम या कहाँ पे भी आपको ये सिखाया नहीं जाएगा, आईआईटी में या कहाँ पे डॉक्टर में वगैरह. हाउ टू सेल, हाउ टू लेट्स से नेटवर्क, हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सब हॉस्टल ने सिखाई है मुझे. एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू आरवीजी हॉस्टल, बिकॉज वहाँ पर जो नेटवर्क मिला ना, आई थिंक आई एम इन टच विद ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम, एंड बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में. इट रियली इंस्पायर्स मी ऑल्सो कि यार मैं भी कुछ अच्छा करूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू गेट इंस्पायर्ड बाय वन पर्सन नेम्ड गौरव सरावगी, जिसका आईपीसीसी में ऑल इंडिया रैंक 1 था. वो रोज सुबह 4:45 को उठता था, 5 बजे लाइब्रेरी में जाता था फ्रॉम डे 1 ऑफ हिज आर्टिकलशिप, एंड वो पढ़ाई करता था. एंड उसको देख के मैं ऐसे इंस्पायर हो गया और मैं भी फिर 5 बजे उठने लगा और मैं भी लाइब्रेरी में उसके साथ पढ़ाई करने लग गया. एंड इन माई सीए फाइनल्स लीव मैं उसको हर संडे को 9:30 से 10 बजे कॉल करता था आधे घंटे, क्योंकि वो मेरे डाउट सॉल्व करता था, बिकॉज ही वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड. एंड ऐसा नहीं था कि वो जूनियर है तो मैं उसको नहीं पूछूंगा, अरे वो तो जूनियर है मैं उससे क्यों पूछूं. ऐसा ईगो नहीं था मेरे में कि जूनियर को डाउट्स कैसे पूछ सकते हैं. सो वन लेसन इज दैट लर्निंग जो है ना वो कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए. आई थिंक वंस अ पर्सन्स लर्निंग एटीट्यूड एंड्स, देयर ओल्ड एज स्टार्ट्स टू बिगिन. अगर आपको फॉरएवर यंग रहना है तो आपका लर्निंग एटीट्यूड शुड ऑलवेज बी देयर, नो मैटर व्हाट एज यू आर एट इन योर लाइफ. सो हॉस्टल ने तो वैसे चेंज किया, टू बी ऑनेस्ट. एग्जैक्टली. एंड बुक में जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, कुशल ने आर्टिकलशिप के बारे में बहुत अच्छे से बताया आपने कि बिग 4 करना चाहिए या मिड साइज फर्म. उसके साथ साथ में आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि सर हम डमी कर लेते हैं, और उसके लिए आपने बहुत बढ़िया चीज़ें लिखी है. सो व्हाट इज़ योर थॉट ऑन द डमी आर्टिकलशिप, बिग 4 या मिड साइज फर्म? आपने बुक में बहुत अच्छे से बताया है, बट मैं चाहूँगा कि यार सब यहीं पे बता देंगे तो बुक में कैसे पढ़ेंगे करके, ठीक है? लेकिन आप बुक में पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, बट तो भी आप उनको थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. श्योर श्योर. आई थिंक डमी आर्टिकलशिप जो करते हैं ना, आई थिंक आई मीन इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड विच आई विल बी यूजिंग, बट आई वुड कॉल देम एज someone who is quitting or someone who is not
wanting to let's say apply or attempt that particular thing. So dummy articleship वो लोग करेंगे जिनका let's say एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत कम हो गया और उनको लीव ज़्यादा चाहिए, या सेकेंडली वो लोग करेंगे जिनको मतलब ऐसा लगता है कि आर्टिकलशिप से कुछ सीखने नहीं मिलता और पूरा अभी सीए बन जाते हैं और उसके बाद जॉब कर लेंगे. बट व्हाट आई फील इज कि ये लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इनको बैलेंस करना चीज़ें अभी नहीं आ रहा है तो बाद में कैसे आएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नो कि स्टार्टिंग से आईसीआई ने बताया आपको आर्टिकलशिप तो करनी है. अभी आर्टिकलशिप का पीरियड इज गोइंग टू गो डाउन इज व्हाट आई हैव हर्ड एज पर न्यू करिकुलम. बट मेरे टाइम जैसे 3 साल था तो मुझे पहले से ही पता था कि 3 साल है आर्टिकलशिप. सो आई विल प्लान अकॉर्डिंगली कि मेरा आर्टिकलशिप के साथ साथ मैं पढ़ाई कैसे करूंगा. इफ पीपल आर नॉट एबल टू प्लान कि अरे यार मेरी पढ़ाई नहीं हो तो इसलिए मैं अभी डमी कर लेता हूँ, इट मीन्स दे आर नॉट गुड एट मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन देयर लाइफ्स. तो डमी आर्टिकलशिप बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इन माय ओपिनियन. यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स एट अ वेरी यंग एज. जैसे मैंने 18 की उम्र में आर्टिकलशिप शुरू की थी एंड तभी मतलब मैं जस्ट 18 टर्न हुआ था एंड तभी आई रिमेंबर दैट आई वाज सेंट टू वसई व्हिच इज अगेन लाइक वेरी फार फ्रॉम अंधेरी व्हेन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे. एंड वो ट्रैवल करना ट्रेन, लोकल ट्रेन से जहाँ पर पूरा धक्के लोग धक्के वगैरह देते हैं, फिर ऑटो में ट्रैवल करना जहाँ पर 5 लोग बैठते हैं अपार्ट फ्रॉम द ड्राइवर, मतलब ड्राइवर पकड़ के 6 लोग बैठते हैं वो ऑटो में, एक ऐसे करके बैठता है और एक ऐसे करके राइट. तो ये सब मतलब मैंने कभी नासिक में एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो इट वाज लाइक अ गुड वे फॉर मी आल्सो टू बिकम मोर अडैप्टेबल एंड दैट इज अ वेरी गुड ट्रेट व्हिच यू लर्न इन ऑल दीज आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस. प्रैक्टिकल नॉलेज एक होता है, एक थियोरेटिकल नॉलेज होता है. अगर आप ये दोनों को मिक्स कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, देन आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे इन ऑर्डर टू ग्रो इन योर लाइफ. सो आर्टिकलशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज लाइक ग्रोइंग इन योर लाइफ इज कंसर्न एंड आंसरिंग योर बिग 4 वर्सेस मिड साइज, राइट. मेरे हिसाब से जिसको अगर शॉर्ट जॉब करना है लाइफ में, या तो इंडस्ट्री में आगे जाना है, सीईओ बनना है एक मल्टीनेशनल कंपनी का, सीएफओ बनना है, तो उनको बिग 4 में आर्टिकलशिप करनी चाहिए बिकॉज दिस ब्रांड ऑफ केपीएमजी, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई दैट विल हेल्प यू इन योर रेज्यूमे. हाउएवर जैसे मेरा श्योर नहीं था, मेरे को प्रैक्टिस करना था, तो फॉर दीज पीपल आई वुड रेकमेंड कि उन्होंने मिड साइज फर्म में जाना चाहिए बिकॉज यू गेट टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ अ सीए फर्म. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे जीएसटी में किया तो मुझे समझ आया कि ओके इसमें क्या कैसे चलता है इंडस्ट्री. फिर ऑडिट में किया, फिर कॉन्करेंट ऑडिट किया, इनकम टैक्स किया, उसमें रिटर्न फाइलिंग भी किया, बहुत सारी चीज़ें कर ली. तो अगेन इट वाज मोर ऑन द लाइंस कि मुझे पता चला कि कौन सी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है. तो मुझे समझ आ गया कि एक सीए फर्म कैसे रन करता है. अगर मुझे सीए फर्म चालू करनी है आज इन दीज डिपार्टमेंट्स, आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ. सो आई थिंक जिसको प्रैक्टिस करना है वो यहाँ पे जाना चाहिए मिड साइज फर्म में, जिसको जॉब करना है वो बिग 4 में जाना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको ओवरऑल एक्सपोजर चाहिए सब चीज़ों का, उसके लिए मिड साइज बेस्ट है. जिसको सिर्फ एक एक्सपोजर चाहिए एक ही डिपार्टमेंट का, बिग 4 में ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर आप एक ही डिपार्टमेंट में रहोगे 3 साल के लिए अनलेस यू टेक अ ट्रांसफर, तो उसको बिग 4 में जाना चाहिए. एंड लास्ट बेनिफिट ऑफ डूइंग इन अ मिड साइज फर्म इज आप डायरेक्टली पार्टनर्स को रिपोर्ट करते हो. जैसे आई वाज वर्किंग डायरेक्टली विद द सीनियर पार्टनर इन माय फर्म. बिग 4 में ऐसा नहीं होता है, हायरार्की बहुत बड़ी होती है, तो वहाँ पे मतलब 4-5 लोग रहेंगे पार्टनर, सीनियर पार्टनर तक पहुंचने के लिए. सो चांसेस आर लेस दैट यू विल बी डायरेक्टली वर्किंग विद द पार्टनर. सो आई थिंक दीज आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स. यस, वापस एक बार अपन चलेंगे तुम्हारे इंटरमीडिएट के एग्जाम पे. He score all India rank 10 in the intermediate, but accounts के पेपर में I think 68 was marks, right? 62 was marks. और आपको लगता है कि शायद वो मार्क्स कम हैं. आपको लग रहा था कि आपके प्रोफेसर सजेस्ट कर रहे थे इसको रीवैल्यू कराइए, आपको लगता था नहीं यार इसमें शायद कम हो जाते हैं मार्क्स, क्योंकि रिवैल्यूएशन में कम भी हो सकता है. उसके बाद भी आपने रिवैल्यूएशन कराया और उसके बाद 10 से सीधा ऑल इंडिया 5 सिंगल डिजिट रैंक. कैसा फीलिंग था? और ऐसा कराते टाइम एक बार भी लगा था कि यार नंबर कम भी हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया था. आई थिंक अगेन मतलब बचपन से मुझे रिस्क लेना तो पसंद ही है, तो अभी आज भी मतलब रिस्क ही ले रहा हूँ, जॉब छोड़ के कुछ स्टार्ट करना खुद का. सो आई फील दैट तभी तो बहुत ही डिफरेंट फेज था. एंड 62 आया था. आई वाज एक्सपेक्टिंग 80+ इन अकाउंटिंग बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से लिखा था पेपर. एंड 2 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो मैंने पिछले दिन सॉल्व किए थे, तो मुझे तो उसमें फुल मार्क्स एक्सपेक्टेड ही थे. फिर मेरे सर कह रहे थे कि रिवैल पे डाल दे बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. एंड आई वाज लाइक कि अगर 1 मार्क भी कम हो गया तो मेरा 10th रैंक का 11th हो जाएगा. बिकॉज क्या था कि 10th रैंक में मेरे 525 मार्क्स थे और 2 लोग थे वही मार्क्स पे, मतलब मैं और एक और बंदा था दर्शन शाह करके, उसके भी 525 नंबर थे. तो मेरा अगर 1 मार्क 524 भी होता तो मैं 11th आ जाता. और टॉप 10 रैंक होल्डर्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आईसीआई 2000 पर मंथ की स्कॉलरशिप देता था टॉप 10 रैंक होल्डर्स को. सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैदराबाद में एक 46,000 रुपीज का वर्कशॉप होता है, वो हमारा फ्री हो जाता है. और सीए फाइनल की रजिस्ट्रेशन फीस वेव ऑफ हो जाती है. तो मैंने सोचा ये टॉप 10 के बेनिफिट्स चले जाएगा. और सबसे बड़ा ड्रॉबैक की सोसाइटी क्या बोलेगी यार, ये मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया लड़का, 10 से 11 पे आ गया, क्या खुद को शाना समझता है क्या, ऐसे लोग बोलने लग जाएंगे. तो बट मैंने सोचा कि छोड़ो यार ये सब नेगेटिव एक्सटर्नल फैक्टर्स, अपन ने तो बेस्ट दिया अकाउंट्स में, अपन डाल देते, जो होगा देखा जाएगा. और फिर 4 महीने बाद, मतलब मैंने फरवरी जैन में रिजल्ट आया 31 जैन 2017 को,
हमने रीवैल पे डाले 4 दिन बाद, तुरंत 4 से 5 दिन में डाल दिए थे। और मुझे जुलाई 2017 मतलब 4-5 महीने बाद कॉल आया इंस्टीट्यूट से टेलिंग कि कांग्रेचुलेशंस कुशल, योर रैंक हैज बीन अपग्रेडेड फ्रॉम 10 to 5 एंड आपके अकाउंटिंग में 16 नंबर बढ़ गए। बिकॉज वो एक क्वेश्चन जो था पूरा फर्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स का, वो चेक किया था राइट था, पर उन्होंने मार्क्स काउंट नहीं किए थे। सो ये जो फीलिंग थी ना, आई थिंक वो 4-5 महीने बाद मैं तो नाचने लगे। मैं ऑडिट प्लेस पे था वसई में ही, वो जो बैंक ऑडिट कर रहा था वहाँ पे नाचने लग गया मैं, और सब आर्टिकल्स को मतलब बता रहा था कि मेरा रैंक अपग्रेड हो गया ऐसे वैसे, और किसी को पता नहीं था मैंने रीचेकिंग पे दिया है, बिकॉज मुझे डर था कि अगर कम हो गया तो मैं क्या बोलूंगा यार इन लोगों को। तो आई थिंक ये फीलिंग तो बहुत ही अच्छा था। एंड अगेन मतलब वो आई डोंट थिंक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड राइट नाउ, बट इट कैन ओनली बी फेल्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम। ट्रू कुशल। लाइक कुशल ने इस बुक में बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि लाइक लाइफ में हर चीज़ करनी चाहिए, बट हर चीज़ करने का एक टाइम रहता है, बिकॉज बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया से आता है। ये जो बच्चे सीए फाइनल में इंटरमीडिएट में है, इंटरमीडिएट वालों की खासकर एज बहुत छोटी रहती है। एंड आजकल इंस्टा और यूट्यूब और उसका ऐसा लाइक जो कंटेंट है वो कंटेंट आप देखते जाओ रील्स देख रहे हैं एक के बाद एक, आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। What is your take on this and how you can suggest to the student what they should take care for their preparation and कैसे चीज़ों से थोड़ा दूर रहा जाए? बिकॉज क्या होता है ना, आपकी लाइफ में जो चीज़ें अट्रैक्ट करती है आप उसमें ज़्यादा जाओगे। पढ़ाई किसी को पसंद नहीं है करके, ठीक है, क्योंकि आपने बोला स्टडी इज बोरिंग करके, ठीक है। तो जब ये बोरिंग थिंग्स मेक यू सक्सेसफुल भी एग्जैक्टली सो कैसे बोरिंग चीज़ों को अडॉप्ट किया जाए, आप उसके लिए क्या सजेशंस देना चाहोगे? राइट, आई थिंक दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये सोशल मीडिया का जो पॉइंट आपने बताया ना, ये मेरे साथ भी हुआ था। एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन इज टू कंप्लीटली एलिमिनेट इट आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम। सो मैं तो ये भी बोलता हूँ कि मैं जैसे मेरे कंटेंट पे कभी कभी ट्रैवल व्लॉग्स है, तो कभी कभी टाइम पास वीडियोस भी बनाता हूँ, तो बिल्कुल मत देखो अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो। और कुशल मैं रोकना चाहूंगा, ये सबसे ऑनेस्ट पॉइंट लगा मुझे कि कुशल खुद अपनी बुक में ये बोल रहा है कि मेरे खुद के जो वीडियोस है वो मत देखिए जो आपके काम के नहीं है। सीधी सी बात है, ये सबसे ऑनेस्ट चीज है। कमिंग फ्रॉम यू आई थिंक दिस मींस अ लॉट टू मी, बट मेरा तो यही पॉइंट है। आई थिंक क्या फायदा है वो ट्रैवल ब्लॉग्स का, तुमको एंटरटेनमेंट मिलेगा, 2 मिनट के लिए खुशी मिलेगी, हंसी मिलेगी, ये सब मत देखो। मतलब ये मेरे को तो लिटरली मैं बोलता हूँ कि अनफॉलो कर देना अगर ये सब वीडियोस ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि एग्जाम रिलेटेड या तो स्टडी रिलेटेड कुछ नहीं है, तो डोंट कंज्यूम माय कंटेंट एट ऑल, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। एग्जाम्स के बाद देखना है तो देखो, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो नहीं है। बट द ओनली पॉइंट हियर इज द बेस्ट वे टू अवॉइड ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस इज टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। दैट्स व्हाट आई हैड डन ड्यूरिंग माय सीए फाइनल्स प्रिपरेशन लीव, सीए इंटरमीडिएट लीव एंड फाउंडेशन लीव। मैंने पूरा मोबाइल बंद करके मैं पापा के वार्डरोब में लॉक करके मतलब रख देता था। सीए फाइनल के 4 महीने पूरा लॉक कर दिया था, और मैंने सोशल मीडिया चलाया नहीं था, एक्सेप्ट अगर कभी रिवीजन लेक्चर्स देखने तो मॉम के मोबाइल पे डाउनलोड करके मैं वो चला लेता था। सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट टू स्टे away, or maybe the best method to stay away from all these distractions is eliminate it first. अगर वो नहीं हो पाता है तो सेकंड मेथड जो मैं कहूँगा कि एटलीस्ट ऐसे करो कि हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन आप देख रहे हो, बट जस्ट 5 मिनट के लिए, और मे बी एक टाइम कर लो, रेस्ट्रिक्शन कर लो, रिवॉर्ड कर लो। आपको ऐसा लगता है अगर आपको मजा आता है देखने में, तो एक काम करो, आपने इतना घंटे पढ़ाई किया, इतने चैप्टर्स फिनिश किए, तो आप देखोगे तो एक इंसेंटिव रहेगा आपके पास ज्यादा पढ़ाई करने का। सो दिस इज द बेस्ट वे टू रिवॉर्ड योर सेल्फ। एंड थर्ड थिंग विच आई वुड सजेस्ट एवरीवन इज दैट, क्या होता है कि आपने जो रील्स का कहा, राइट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, एंड दैट आई विल टेल यू दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक इज पॉजिटिव फॉर द इंडियाज यूथ, स्पेशली व्हेन द एंटरटेनमेंट कंटेंट इज कंसर्न्ड। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएटर्स, बट दिस इज नॉट द राइट कंटेंट टू वॉच ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग स्टडी पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में सुना था, चाइना में क्या करते हैं कि जो टिकटॉक पे वो जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आते हैं ना, तो उसमें क्या प्रमोट करते हैं, एजुकेशन कंटेंट, मोटिवेशन कंटेंट, सो पीपल इन चाइना कैन बिकम सक्सेसफुल। बट चाइना ने क्या किया, वही टिकटॉक का एल्गोरिदम इन यूएस, इंडिया ऐसा चला है कि डांस का कंटेंट, एंटरटेनमेंट कंटेंट, कॉमेडी कंटेंट वो ज्यादा चलाओ, ताकि इनका माइंड उसमें ऑक्यूपाई हो जाए, ताकि चाइनीज ऑडियंस जो है वो और स्मार्ट हो जाए, एंड दीज पीपल हु आर इन यूएस, इंडिया, दे डोंट बिकम दैट स्मार्ट। दिस इज व्हाट TikTok's algorithm was. The point is that you need to consume what is smart, what will make you smart at the end of the day. True. And the definition of smart depends from person to person, but ideally you should consume only that content which will help you achieve your ultimate goal, is my point. Exactly. So Kushal, you were with the Aditya Birla Group, you left the job, now you are in the content creation. So like एक चीज़ तो ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सीए में जॉब नहीं मिल रहा, और आजकल कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही है जिसमें ये बोला जाता है कि नहीं यार एमबीए जो आईएम से है और सीए है उसको आप कंपेयर कर रहे हो लोग। तो तुम क्या कहना चाहोगे कि जॉब है या नहीं? बिकॉज मैं तो किसी से भी मिलता हूँ तो किसी को 60-70,000 जॉब तो मिल ही जाता है, एंड अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट योर टैलेंट। आप में क्या कैपेबिलिटी है, आप कितने स्मार्ट हो, आपके पास में क्या है, आप अपने आप को कैसे सेल कर पाते हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुम्हारा क्या टेक रहेगा इस चीज़ पे? और आपने तो अपनी बुक में लिखा है कि सीए में 100% जो है वो एम्प्लॉयमेंट आपको मिल जाएगा करके, ठीक है, तो क्या टेक है आपका इस पे? राइट
जो मैंने लिखा था लाइक 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, व्हाट दैट मेंट वाज कि सीए को अगर जॉब नहीं भी मिली तो कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं, जैसे प्रैक्टिस में चले जाएंगे या तो टीचिंग में चले जाएंगे या तो खुद का बिजनेस शुरू कर देंगे. सो दैट्स व्हाट आई मेंट बाय 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट. बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक कैंपस प्लेसमेंट्स का जो चल रहा है, लाइक आई थिंक द जॉब मार्केट इज वेरी टाइट इवन बिकॉज ऑफ द कोविड व्हिच हैपेंड, लाइक द कोविड पैंडेमिक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक टैलेंट की थोड़ी मतलब ना लाइक डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है लोगों का इन टर्म्स ऑफ लाइक द नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर, बट द सप्लाई इन टर्म्स ऑफ द जॉब्स वो थोड़ा कम होते जा रहा है, स्पेसिफिकली टू द रोल्स विच आर वेरी नीश इन नेचर. तो मेरा इसमें ऐसा व्यू पॉइंट है कि यहाँ पे अगर आपको जॉब मार्केट में जाना है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो आई थिंक इट्स मोर ऑन अपस्किलिंग, इट्स मोर ऑन इंडिविजुअल टैलेंट एज कम्पेयर टू कि आप कैसे मतलब कितने लोग प्लेस हो रहे कितने नहीं हो रहे. जैसे एक सिंपल सा स्टेटिस्टिक है, 2022 की एग्जाम्स के बाद जो 11,000 पीपल क्वालिफाई हुए थे उसमें से 7,783 लोगों की प्लेसमेंट हो गई थी इन आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट, व्हिच इज अ वेरी गुड नंबर बाय द वे. एंड जो बाकी लोग हैं उनका इधर लाइक उन्होंने प्रैक्टिस में किया था, उन्होंने इधर मतलब बिजनेस शुरू किया या टीचिंग में चले गए या तो कुछ ना कुछ खुद का कर लिया. एंड दिस इज ओनली कैंपस प्लेसमेंट ऑफ आईसीआई. बाकी लोग का ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी जॉब लगा हो सकता है. एंड बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो ऑफ कैंपस में आती है, आप देखोगे जो कंसल्टिंग में है बीसीजी वगैरह, वो कैंपस में आते ही नहीं है. करेक्ट, वो ऑफ कैंपस उठाते हैं. तो ऑफ कैंपस का मार्केट भी बहुत बड़ा है. एग्जैक्टली. एंड वो ये इसमें कैप्चर नहीं किया गया था. जो आप रिपोर्ट भी बात कर रहे हो, द कैन का जो आया था, उसमें कंपैरिजन किया था विद आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा विद द एंटायर सीए कोहॉर्ट, व्हिच इज नॉट अ लाइक टू लाइक कंपैरिजन इन माय ओपिनियन. इफ यू आर कंपेयरिंग एंटायर सीए कोहॉर्ट, कंपेयर इट विद आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, Calcutta, all the MBA colleges, not only IIMs but also like tier 2, tier 3 colleges जिसका नाम सुना भी नहीं होगा. नासिक में ऐसे 10-15 कॉलेजेस है जिसका मैंने भी नाम नहीं सुना है, उसके साथ कंपेयर करो, उनका प्लेसमेंट्स देखो. और मे बी अनदर वेज IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा का अगर कर रहे हो तो उनके साथ सिर्फ सीए रैंक होल्डर्स का करो ताकि वो एटलीस्ट लाइक टू लाइक कंपैरिजन हो जाए. और वही रिपोर्ट में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के पैकेजेस की भी बात नहीं की है. तो उन्होंने कहा है कि हाईएस्ट एनुअल सैलरी 31 lakhs, बट मेरा फ्रेंड है जो बैंक ऑफ अमेरिका में गया था उसको 70 lakhs का सैलरी मिला है. तो इट्स लाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट का भी बहुत, जैसे आपने बोला, मार्केट काफी बड़ा भी है और काफी नीश इंडस्ट्री है. तो मेरा तो ये मेरा तो ये कहना है कि इसमें सीएस जो है इट्स मोर लाइक अपस्किलिंग. आप कितना स्किल्स है आपके पास इन जॉब मार्केट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सीए इज अ करिकुलम व्हिच विल डेफिनेटली बी अट्रैक्टिव इवन इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स because of the qualities, because of the skill sets which we are taught. I agree that थोड़ा changes होना चाहिए curriculum में, like moving it from a memory based kind of a curriculum to more like a practical case study kind of an environment, which I think ICI is trying to adopt that. They have like tried to improve on some papers. They have tried to like inculcate some papers which will be only case study based. So I think धीरे धीरे हो जाएगा transition इसमें. यस, जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल के बच्चे हैं, ये मार्केट में भी आएंगे सीए बनने के बाद. सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट शुड बी द सम स्किल्स जिस पे इनको ध्यान देना चाहिए करके, ठीक है, जो मार्केट में स्केल कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इन बच्चों को? राइट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली ये भी मैं बहुत सोचता था जब मैं सीए क्वालिफाई हुआ था. देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल और मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज विच यू शुड बी अ पार्ट ऑफ, जो आपको ये सब स्किल्स सिखाएगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, आपको डेफिनेटली लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग इज समथिंग विच इज अ स्किल विच यू शुड अंडरस्टैंड. मतलब आपने पीएनएल सीखा है बनाना पेपर पे, बैलेंस शीट कैश फ्लो बनाना सीखा है पेपर पे, आपको एक्सेल पे बनाते आना चाहिए. आपको समझना चाहिए कि अगले 5 साल का एक कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, आपको वो एस्टिमेट करते आना चाहिए. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. द सेकंड इंपॉर्टेंट स्किल इज आई थिंक लाइक अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस इन जनरल. आजकल क्या हो गया कि थियोरेटिकल नॉलेज की वजह से यू आर नॉट एबल टू लेट्स से अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल्स ऑफ वेरियस कंपनीज. उसके लिए आप रीडिंग बढ़ाओ. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ पर आपको स्टार्टअप्स के बारे में न्यूज़ मिलेगी, जहाँ पर आपको फंडिंग के बारे में नॉलेज मिलेगा, जहाँ पर आपको बिजनेस मॉडल्स पता चलेगी. जैसे ntracker.com है जो मैं डेली पढ़ता हूँ, VC सर्कल है, VCC एज है, द कैन के आर्टिकल्स भी, मतलब ये तो ठीक है सीए वर्सेस एमबीए वाला थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, बट बाकी आर्टिकल्स आई लाइक अबाउट द कैन. एंड देयर आर लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ न्यूज लेटर्स टू बी ऑनेस्ट. तो ये सेकंड, अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस इज अ वेरी अंडररेटेड स्किल. थर्ड स्किल इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, विच माइट साउंड क्लीशे टू बी ऑनेस्ट, बट मैं बताता हूँ एक्सेल ना, मतलब मेरे को तो लगता है किसी को भी पूरा नॉलेज आज तक नहीं होगा एक्सेल के बारे में. इट इज वेरी वास्ट एंड आपको मतलब कितना भी सीखोगे ना, आपको लगेगा कि कुछ नया आ रहा है एक्सेल में. तो ये एक्सेल, पावर पॉइंट, ये दो चीजें जो आपको रिगरसली यूज करनी है. आप किधर भी जाओ, कंसल्टिंग में जाओ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाओ, प्राइवेट इक्विटी में जाओ, आपको डेक्स बनाने, आपको मॉडल्स बनाने, आपको ये सब यूज करते आना चाहिए. दीज आर सम 3 स्किल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल स्किल्स विच आई मेंशन, सॉफ्ट स्किल्स में आई थिंक कम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्किंग स्किल्स हो गया, और द वे टू प्रेजेंट योरसेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट्स से एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप मीटिंग्स में ही शांत रह रहे हो, आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. फर्स्ट के 3 महीने बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मेरे साथ भी बहुत डिफिकल्ट हुआ था. देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बैप्टिज्म बाय फायर, जिसका मतलब है कि आपको खुद से फिगर आउट करना है
जो भी प्रॉब्लम दिया आपके बॉस ने, आपको खुद से फिगर आउट करना है कैसे सॉल्व करना है। आप बार बार उसके पास नहीं जा सकते हो कि मेरे को ये नहीं आ रहा है, बताओ कैसे करें। मैंने बहुत गालियाँ सुनी है मेरे पहले 3-4 महीने के जॉब में, जहाँ पर मुझे बोला है कि आई एम नॉट लाइक हियर टू स्पून फीड यू, इफ यू आर नॉट एबल टू लाइक सर्वाइव, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, देन बेटर लीव द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इतना तक भी कहा गया था। सो आई एम ट्राइंग टू से कि आपको फर्स्ट 3-4 महीने चैलेंजिंग हो गए, बट इन ऑर्डर टू टैकल दिस चैलेंज, अगर आप पहले ही अपस्किल कर दो अपने आप को, देन ये चैलेंजेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। ट्रू। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, एग्ज़ाम के बाद आप लोग बैठे हैं, मेरा तो एक ही सजेशन रहेगा, एग्ज़ाम के बाद कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुशल ने बता रखा है कि कुशल ने एग्ज़ाम के बाद में क्या किया था। जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद ये बंदा कहाँ प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम लगाता था। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बुक पढ़े करके, ठीक है। 350 इसका प्राइस है और ये बुक इनको अमेजोन पे मिल जाएगी शायद। अमेजोन पे आपको मिल जाएगी। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। कुशल, सबसे पहली चीज़ तुमने यहाँ पे टाइम दिया उसके लिए थैंक्स अलॉट, और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। बहुत मजा है आपसे बात करके, एंड आपकी सक्सेस स्टोरी भी सुन के हम सब इंस्पायर हो ही रहे। सो कुडोज टू यू व्हाट यू आर डूइंग फॉर द एंटायर सीए फ्रेटर्निटी, एंड ऑल द बेस्ट टू यू इन ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। और सबसे अच्छा लगता है जब आपसे जुड़े हुए लोग और आपके स्टूडेंट रहे हैं और वो आगे जाते हैं। इस इंडिया के जितने भी सीए से रिलेटेड स्टूडेंट है या सीए में CW वाले, सब आपको जानते हैं, बड़ा एडमायर करते हैं, और बहुत सारे मैसेज आते हैं। बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं सर कुशल से बात करा दो करके, ठीक है। तो कुशल मजे ले रहे हो अभी आप, मजे ले रहे हो। कुशल इनको रिप्लाई वगैरह कर लेना जो भी ये पूछते हैं। सो थैंक्स अलॉट कुशल, बहुत अच्छा लगा तुमसे। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी।